यस, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जितने भी रेजिडेंट है, उनकी एवरेज इनकम क्या है। आगे बात समझो। इस एवरेज इनकम से अपने को नेशनल इनकम कैलकुलेशन के अंदर मदद मिलेगी। अपन क्या करते हैं, जो टोटल इनकम है कंट्री के जितने भी सिटीजन है, उन टोटल इनकम के अंदर किसका डिवाइड कर देते हैं, उस कंट्री की किसका डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन का डिवाइड कर देते हैं। आगे बात समझे। तो टोटल इनकम टू द रेशियो पॉपुलेशन ऑफ ए सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं। आगे बात समझे। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉपुलेशन है, ये या तो कई बार क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये या डिक्रीज होती है, कई बार क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या कई बार होती है, स्टेबल रहती है। ऐसे कैसे टोटल जो इनकम है, उस टोटल इनकम के अंदर भी कभी कभी बार क्या होगी, इंक्रीज होगी, कभी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कभी क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। और तो ये बात करता है कि इस कंट्री के जो सिटीजन है, उनकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, उस टोटल इनकम उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वहां से अपने को पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकल जाएगी। लेकिन लोगों ने इसको क्या किया, फॉलो नहीं किया। लोगों ने बोला कि ये गलत क्राइटेरिया है, एक आदमी के पास में 100 करोड़ रुपए हैं और एक आदमी के पास में 1000 रुपए हैं, तो इन दोनों का अपन एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। उस कैपिटल कैलकुलेशन से, उस कैपिटल की कैलकुलेशन से आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि कंट्री के अंदर हंगर कितना है, पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी कितना है। तो लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। लेकिन एक नंबर पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा इनकम, तो आपको बोलना है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ये आपका फॉर्मूला भी है, टोटल इनकम में पॉपुलेशन का डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा क्या निकल जाएगा, इनकम निकल जाएगा। आगे बात समझे, क्या क्या निकल जाएगी, एवरेज इनकम। यहां तक कहानी क्लियर हो गई थी, इसको कॉपी कर लेते आगे की तरफ बढ़ते। चलो इसका आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने का फर्स्ट टाइम अगर किसी ने काम किया तो ध्यान रखना है 1868 के अंदर। किसने किया, नाम है उनका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कंट्री के अंदर क्या काम किया, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम किया। इसको कॉपी कर लें। इसके साथ में हिंडले, सिराज, इन्होंने भी ट्राई की लेकिन वो एफर्ट ढंग से नहीं लगा पाए। आगे बात समझो। डॉक्टर वीके आर राव और एक है आरसी दत्तिया, आई थिंक जैसा ही होना चाहिए ना, आरसी देसाई। इन्होंने भी कैलकुलेट किया लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया वो वैलिड नहीं माना। इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेट की, इन्होंने लोगों ने इसको क्या किया, अपोज किया। आगे बात समझो। आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया 1868 के अंदर। और कोई नाम पूछे आपको ध्यान रखना, हिंडले सिराज, डॉक्टर वीके आर राव और आरसी देसाई। लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया था स्टैटिस्टिकल और डेटा को कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला लोगों ने वैलिड नहीं माना, उसको क्या कर दिया, अनवैलिड करा दिया। इसको कॉपी करना है। इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री
कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करने का काम चालू किया वो किया था 1949 के अंदर। आगे बात समझो, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम चालू किया था 1949 के अंदर। आगे बात समझो, सबसे पहले यहां पर क्या बनी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाई, कमेटी बनाई। आगे बात समझो, कब बनाई थी, अगस्त 1949 के अंदर। कॉपी कर ले इसको। और इसके जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। आगे बात समझो, तो इसके चेयरमैन का नाम ध्यान रखना है, पीसी महालनोबिस। आपसे पूछ सकता है कि नेशनल इनकम कमेटी अगस्त 1949 में जो सेटअप की थी उसके सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, उसका नाम ध्यान रखना। चेयरमैन का नाम है पीसी महालनोबिस। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन की। आगे बात समझो, इस कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है, जो कमेटी है उसकी फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो आई थी 1951 के अंदर। और इसी कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 के अंदर। आगे बात समझे, नेशनल इनकम कमेटी सेटअप हुई कब, अगस्त 1949 के अंदर, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। उसका चेयरमैन कौन थे, पीसी महालनोबिस, ने नाम ध्यान रखना है। उस कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई 1951 के अंदर और फाइनल रिपोर्ट ही आई 1955 के अंदर। आगे बात समझिए, उन्होंने ये बोला कि ये फॉर्मूला लगा के अपने को नेशनल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो, तब से लेके आज तक अपने कंट्री में क्या कैलकुलेट की जा रही है, नेशनल इनकम। और ये जो नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है वो एनुअल बेसिस पे है, पर ईयर की आपकी क्या कैलकुलेट की जा रही है, नेशनल इनकम। पूरे साल की नेशनल इनकम यहाँ पर क्या की जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है। आगे बात समझे, तो यहाँ पर मैं स्टार मार करके पॉइंट लिख रहा हूँ, सिंस 1955 द नेशनल income is calculated on the annual basis by the C.S.O. CSO, इसकी फुल फॉर्म है, डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, 2019 में चेंज हो गया। पहले क्या करते थे, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम, ये सारा डेटा जो है ना, सीएसओ का तो नेशनल इनकम का काम है, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा करती थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके चैप्टर नंबर 16 में आएगा तो मैं आपको अच्छी तरह डिटेल बताऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर, बहनों भाइयों मित्रों, इतने डिपार्टमेंट नहीं लगते हैं, सारे डिपार्टमेंट क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सीएसओ और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात समझो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात समझे, ये क्या करती है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या तैयार करती है, डेटा तैयार करती है। इन दोनों डिपार्टमेंट को उन्होंने मर्ज करके नया डिपार्टमेंट बना दिया प्रोजेक्ट टाइम में, जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर दिया, ऑफिस कर दिया। आगे बात समझो, इन दोनों डिपार्टमेंट से नया डिपार्टमेंट बना दिया सीएसओ। तो ये सीएसओ क्या करेगा, नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करेगा, पॉवर्टी का डेटा भी कैलकुलेट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी कैलकुलेट करेगा। आगे बात समझ में यहाँ तक की।
चलो अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, वहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है और 2020 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। पहले कॉन्सेप्ट का नाम है जीडीपी और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है नेशनल इनकम। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो बच्चा बच्ची बीएससी बीकॉम कर लेता तब तक भी उसको पता नहीं चलता कॉमर्स के स्टूडेंट को कि नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या फर्क है। मैं जो बता रहा हूँ उसको कान के दरवाजे खिड़की अच्छी तरह से रख के खुले रख के सुनना है। आई एम डेम श्योर कि आप 110% आपको ये चीज समझ में आएगी। सबसे पहला जो वर्ड है वो मैं लिख रहा हूँ जीडीपी। इसको मैं समझा रहा हूँ, साथ का साथ में लिखते चले और फिर इसके बाद में आपको क्या लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वर्ड पकड़ना है, एक वर्ड से आपको जीडीपी और नेशनल इनकम में आपको क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। डोमेस्टिक का मतलब होता है मेड इन आवर ओवन्स कंट्री। अपने खुद के कंट्री में किसी चीज को बनाना है, क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। आगे बात समझ में मैं बोल रहा हूं जीडीपी ये बताता है सिर्फ खुद के कंट्री की बात करेगा। जीडीपी ये बोलता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन ए रीजन ऑफ ए कंट्री और ए बाउंड्री ऑफ ए कंट्री और टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। आगे बात समझिए, इसको पहले अच्छी तरह से कॉपी कर ले, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं। Sum total of all sum total of the monetary value of all the final goods and services those are produced in a country और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ज्योग्राफिकल रीजन during a financial year is known as GDP। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की टोटल क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। दो वर्ड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दोज आर प्रोड्यूस्ड in a country geographical region during a financial year is known as GDP। जो भी कंट्री के अंदर अपने को उसके गुड्स और सर्विसेज जो अपने प्रोड्यूस किए, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से पर ईयर के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी कंट्री में अपने को जो मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, जीडीपी। पूरी डेफिनेशन में दो वर्ड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, डोमेस्टिक खुद के कंट्री बनाए, प्लस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो आपका यूज हो रहा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स दो टाइप के होते हैं, वो मैं समझा रहा हूं, एक बार इसको कॉपी कर ले फटाफट। चलो, जो गुड्स है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो आपके गुड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स, दूसरा होता है आपका फाइनल गुड्स। इसको समझने की कोशिश करें। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंटरमीडिएट गुड्स से कैसे और फाइनल गुड्स कैसे।
सपोज करो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको कहीं कहीं से क्या लेकर आनी पड़ेगी, स्टीयरिंग लेकर आना पड़ेगा, कहीं से आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, इंजन लेकर आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको क्या लेकर आना पड़ेंगे, टायर्स। जो तीनों गुड्स का मैंने नाम दिया है, ये क्या रहेंगे, इंटरमीडिएटरी गुड्स। इन तीनों गुड्स को कभी भी अपन फाइनल गुड्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब ये तीनों गुड्स मिल जाएंगे किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कार। जब भी अपन जीडीपी की बात करेंगे तो इसका जो मनी है, इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन किसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब एक छोटी सी बात समझो, मान लो सपोज करो 2 लाख रुपीस स्टीयरिंग के लगे, 3 लाख रुपीस इसके लगे और 1 लाख रुपीस इसके लगे। आगे बात सुनो, टोटल कार की जो टोटल सारी कॉस्ट टैक्स वैक्स मिला के मान लो 7 लाख रुपीस मिली, तो अपने को फाइनल वैल्यू लेनी है, नहीं कि ये 2 लाख को ऐड करना, 3 लाख को ऐड करना, 1 लाख को ऐड करना। आगे बात सुनिए, अगर अपन ने इसको ऐड कर दिया इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो मार्केट के अंदर सेल होगी तो सारे इंटरमीडिएटरी जो गुड है उनकी कॉस्ट उसके अंदर ऑलरेडी क्या रहेगी, इंक्लूड रहेगी। आगे बात सुनिए, ये फर्क होता है इंटरमीडिएटरी गुड और फाइनल गुड। जैसे शर्ट है तो शर्ट के लिए जो कॉटन यूज हुई, जो क्लॉथ यूज हुआ, आगे बात सुनिए, या उस पर खर्चा पड़ा, उसको कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। हमेशा इसकी फाइनल कॉस्ट काउंट की जाएगी कि सपोज करो इसका 500 कॉस्ट है या 1000 कॉस्ट है, 100 वहां लगा, 50 वहां लगा, वो कैलकुलेट नहीं होगा। आगे बात सुनिए, तो अपन जब भी जीडीपी की बात करेंगे तो इंटरमीडिएटरी गुड्स को कैलकुलेट न करके किसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल गुड्स। ये चीज अच्छी तरह से समझिए, बच्चे को फाइनल गुड का मतलब समझ में नहीं आता। फाइनल गुड्स का मतलब ये है कि वो गुड्स और प्रोडक्ट जो भी किसी भी कंपनी ने बनाया, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन। सपोज करो एक पार्ले जी है, नाम तो सुने होगा, बिस्किट है, आगे बात सुनिए, बिस्किट का पैकेट है, उसके बाद उसको क्या करना, फाइनल जब बढ़ गया तो अपन क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन उससे पहले उसके अंदर ग्लूकोज मिलाया, क्रीम मिलाई, शुगर मिलाई, आपको क्या मिला है, व्हीट मिला है, वो सारा किसका काम कर रहा है, इंटरमीडिएटरी गुड्स का काम कर रहा है। आगे बात समझिए, इसको कॉपी कर ले, फिर आगे करते हैं। जीडीपी के अंदर हमेशा खुद के कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उस मनी की बात की जाएगी, फॉरेन से कितना पैसा आ रहा है उसकी कभी भी जीडीपी के अंदर वो बात नहीं करेगा। आगे बात समझे। अब अगला वर्ड डाले, हेडिंग डाले आप, नेशनल इनकम, इस पे फोकस करें फटाफट। सम total of income earned, sum total of income earned as a result of contribution of all the existing resources, याद है, कॉपी करना फटाफट। in the production process during a financial year in a country is known as नेशनल इनकम। क्या बना है उसको देखो, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन सबका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उन कंट्रीब्यूशन से अपन कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, उनसे जो भी इनकम अर्न हो रही है उसको अपन बोलेंगे नेशनल इनकम। आगे बात समझे। तो सम टोटल ऑफ इनकम अर्न एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का मतलब जितने भी आपके पास में नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज है उनको यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे रिन्यूअल है,
और यहाँ पर भी एक वर्ड क्या है, कंट्री इन्वॉल्व है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले फटाफट। इसमें डिफरेंस ये है जीडीपी और नेशनल इनकम है, उसको समझने की कोशिश करो। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? चलो मान लो यहाँ पर कोई एक्स नाम का प्राणी है, सपोज करो वो सऊदी अरब रहता है। आगे बात समझो, उस आदमी की साल भर की सपोज करो 10 लाख रुपीस क्या है, इनकम। आगे बात समझो, 10 लाख रुपीस अपन क्या मान लेते हैं, इनकम। अगर वो आदमी साल भर में वहां पर 2 लाख रुपीस उसके सऊदी अरब में ले रहा, वो इंडिया का आदमी है जो सऊदी अरब में जाके क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। 10 लाख रुपीस उसकी साल भर की अर्निंग है। उसी अर्निंग को, जो उसकी अर्निंग है उसमें से कुछ कंज्यूम करके इंडिया में ईयर में कितने लाख रुपीस बेच रहा है, 8 लाख रुपीस बेच रहा है। तो यहाँ पर जो मनी आएगा ना, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, इंडिया की नेशनल इनकम में क्या होगा, प्लस होगा, जबकि जीडीपी में ऐसा नहीं है। आगे बात समझिए भाई, वो पैसा उसने फॉरेन में कमाया 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, लेकिन 8 लाख रुपए फॉरेन से सऊदी अरब से अपने कंट्री में इंडिया में भेजे। तो पैसे कहाँ कंज्यूम होंगे, कहाँ खर्च होंगे, अपने कंट्री में खर्च होंगे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करेगा, वो अपने पेरेंट्स पे खर्च करेगा। तो वो एब्रोड से जो पैसा आ रहा है वो नेशनल इनकम के अंदर 110% क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एब्रोड से जो मनी आएगा वो भी इसके अंदर क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। जबकि जीडीपी के अंदर क्या है, फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बात समझे, ये इनकम की फॉरेन से जो पैसा आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गुड्स प्रोडक्ट, और यहाँ से अपने कंट्री जो सर्विस मिल रही है उससे जो वैल्यू मिल रही है वो है। आगे बात समझे, उस इनकम के साथ में अगर अपने फॉरेन से जो भी पैसा आ रहा है उसको मैं मिला दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, नॉन नेशनल इनकम। लेकिन जीडीपी के केस में ऐसा नहीं है। आगे बात समझिए, जीडीपी के केस में कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी वो बात करेगा। तो एब्रॉड से जो पैसा आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, नेशनल इनकम के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। अल्टीमेटली वो पैसा उस कंट्री में कंज्यूम हो रहा है जिस कंट्री का वो परमानेंट क्या है, रेजिडेंसी। फॉरेन में तो क्या गया, कमाने के लिए गया, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए गया। यहां तक कहानी कंप्लीट शुक्रिया, हो गई क्लास।